आज का पाठ शुरू करने से पहले पिछले टॉपिक में कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं रख रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसको आप लोग जानते हैं, रिमाइंड करिए। पिछले सेशन में हमने उसको बताया था कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, चाकू से आसानी से कौन से धातु को हम काट सकते हैं? किस धातु को हम चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं? इसका भी उत्तर आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो आप वीडियो देखेंगे, उसमें ये मुझे याद आ रहा है कि हमने चर्चा नहीं किया था, लेकिन चांदी और तांबा ये ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। चांदी और तांबा, चांदी Ag, चांदी और तांबा Cu ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक कौन से धातु होते हैं? ऊष्मा के कुचालक कौन से धातु हैं? तो आप इसका उत्तर ढूंढिए। फिर एक और प्रश्न है, आघात वर्धनीय और तन्यता का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीय और तन्यता का मतलब क्या होता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर आप पिछले वीडियो में आप पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा है रासायनिक गुण किनके? धातुओं और अधातुओं के। धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, उस टॉपिक पर आज का सेशन होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है, पहले से लिख रखा है, वायु के साथ क्रिया। धातु वायु के साथ क्रिया करके और अधातु वायु के साथ क्रिया करके किस प्रकार परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। वायु की जब बात आती है तो वायु का जहाँ चर्चा होगा तो सामान्यतः उसका अभिप्राय रसायन विज्ञान में आप ऑक्सीजन के रूप में देखेंगे, जैसा कि हमने लिख रखा है वायु और कोष्टक में ऑक्सीजन। तो वायु की जब बात होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायु का अभिप्राय रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में ऑक्सीजन से है। तो धातुएं वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, धातु प्लस वायु और ये दोनों मिल करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसको उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ इसी जो समीकरण लिखा है, धातु प्लस वायु इक्वल टू धातु ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के साथ दहन कराने पर। फिर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जहाँ दहन शब्द आएगा वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। जहाँ दहन शब्द आएगा रसायन विज्ञान में, वहाँ अभिप्राय यह है कि वह ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया जा रहा है। जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया है। तो धातुएं वायु के साथ दहन जब धातुओं को कराया जाता है, वायु के साथ दहन जब कराया जाता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कॉपर का अगर हम रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा CuO। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं परमाणु और कॉपर के यहाँ पर 1 परमाणु है। यहाँ तो ठीक है, अब 2 परमाणु करने के लिए हमको यहाँ पर 2Cu करना पड़ेगा, तो इधर भी हमको 2Cu करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम की क्रिया कराते हैं, एल्युमिनियम की क्रिया अगर हम कराते हैं
ऑक्सीजन से यानी दहन कराते हैं O2 से, तो हमको जो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, उसका सूत्र होता है Al2O3। ये आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। अब यहाँ पर ये भी असंतुलित है, इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा और इसके पहले 2 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ दहन कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार अनेक धातुएं ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऑक्साइड बनाती हैं। इसमें से कुछ ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उभयधर्मी। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं Al2O3 प्लस अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं HCl, ये बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2AlCl3 प्लस 3H2O, ये पानी भी देता है। और इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 जब हम क्षारक के साथ क्रिया कराते हैं 2NaOH इक्वल टू, ये बनाता है 2NaAlO2 प्लस पानी बनाता है। ये दोनों गुण प्रदर्शित कर रहा है, अम्लीय गुण भी और क्षारीय गुण भी। इस प्रकार धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत सारे धातु जल में घुलनशील नहीं होते, यानी जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो जल में घुल करके क्षारक बनाते हैं। जल में घुल करके क्षार देते हैं, क्षार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क्षारीय धातुओं में अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम Na और इसका ऑक्साइड हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड, और यह जल में जब घुलेगा, ये H2O के साथ जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो इसी तरीके से पोटेशियम का ऑक्साइड है K2O, यह जल के साथ क्रिया करेगा H2O के साथ, तो ये 2KOH बनाता है, 2KOH बनाता है, यानी क्षार बनाता है। इस प्रकार ये एक सामान्य जानकारी के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। ये दोनों धातुएं यानी पोटेशियम और सोडियम इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि इनको खुले वायु में नहीं रख सकते, खुले में नहीं रख सकते। खुले में रखने का मतलब है कि सीधे वह वायु के संपर्क में आएगा, अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और उसके दहन करके वह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए या आग में बदलने से रोकने के लिए इसको हम केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में इसको डुबो करके रखते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो उसका उत्तर यह है कि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, ऑक्सीजन के साथ
इसलिए खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह गुण वायु के साथ धातुओं की किस प्रकार क्रिया होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो गुण आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जल के साथ क्रिया धातुओं की किस प्रकार होती है। तो अभी हमने चर्चा किया था कि धातुएं सामान्यतः जल में अघुलनशील होती हैं। धातुएं सामान्यतः जल में अघुलनशील होती हैं, परंतु कुछ धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे पोटेशियम के 2K प्लस जल के साथ क्रिया कराना है 2H2O इक्वल टू 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी प्रकार सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। ये दोनों धातुएं, जिसको क्षारीय धातु कहते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। जबकि अधिकांश धातुएं जल के साथ अघुलनशील होती हैं। कैल्शियम भी जल के साथ क्रिया प्रदर्शित करता है। कैल्शियम भी जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं Ca प्लस 2H2O इक्वल टू CaOH ट्वाइस इक्वल टू CaOH ट्वाइस प्लस H2। इस प्रकार कैल्शियम भी जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। इस प्रकार आप बहुत सारे तत्वों के धातुओं की जल के साथ क्रिया को आप लिख सकते हैं। यद्यपि उनकी घुलनशीलता उनके प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे लेड, कॉपर और सिल्वर तथा गोल्ड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेड Pb, कॉपर सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ये ऐसे धातु हैं जो जल के साथ एकदम क्रिया नहीं करते, बिल्कुल क्रिया नहीं करते हैं जल के साथ, H2O के साथ इनकी क्रिया नहीं होती है। तो ये दो गुण हैं। पुनः हम अगले गुण पर चर्चा करेंगे। उसको अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे और कौन से रासायनिक गुण हैं। तब तक इस वीडियो को आप देखें, अध्ययन करें APIC क्लासेस के चैनल पर और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। कोई समस्या हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।